अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन इटसेल्फ क्या है, क्या कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है हाइपरटेंशन के, नॉर्मल कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म, और आप किस तरीके से नॉर्मल कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म को इन्फ्लुएंस करके हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हो, और हाइपरटेंशन की कितनी टाइप्स हैं। तो हाइपरटेंशन को अगर हम डिस्कस करें तो नॉर्मल रेज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में, दैट इज नोन एज हाइपरटेंशन इन मेडिकल टर्म्स। एबनॉर्मल रेज इन ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर हमारा, जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा सिस्टोली और एक होता है हमारा डायस्टोली। कोई लोग उसको सिस्टोल कहते हैं, कुछ लोग सिस्टोली प्रोनाउंस करते हैं, तो ये आपके ऊपर है। नॉर्मल जो हमारे पास ब्लड प्रेशर की रेंज है फॉर सिस्टोली, दैट इज 120 to 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एंड फॉर डायस्टोली 80 to 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इस रेंज से अगर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आ रहा है फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी कॉज, दैट इज नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। यानी कि आपका अगर अबव और इक्वल टू 130 है और अबव और इक्वल टू 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। अब वो डिफरेंट रेंज होती है कि अगर एक बूढ़ा है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, एक पर्सन है उसका, अगर उसको नॉन कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रही। एक नॉर्मल जो रेंज है वो ये है, और इससे अगर बढ़ा हुआ है तो सिंपली हाइपरटेंशन है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि नॉर्मल रेंज क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, एक सिस्टोली कंपोनेंट है, एक डायस्टोली है। ठीक है, सिस्टोली और डायस्टोली का मतलब क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर की अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपली ब्लड प्रेशर को डिफाइन करूँ आपके सामने, तो ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि आप प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, A pressure exerted by blood against the wall of arteries. अच्छा, आर्टरी कौन सी, अगर हम ब्लड प्रेशर जब भी मेजर करते हैं तो इसको मेन आर्टरीज के जरिए मेजर कर रहे होते हैं। मतलब जो बड़ी आर्टरीज होती हैं, जो मेजर आर्टरीज होती हैं, उनके ज़रिए उनको मेजर कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब कि मेजर आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस आर्टरी के अंदर क्या प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्या प्रेशर बन रहा है ब्लड का, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो उसकी रेंज हमें पता चल गई। डायस्टोलिक क्या है कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, अब उस आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर है, दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सही, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम कवर कर चुके हैं। अब बीपी क्या है कि बीपी आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है मेंटेन रहना उसका। लेट फॉर सपोज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ऐसी कंडीशंस जहाँ पर हमारी बॉडी का बीपी बढ़ा हुआ होना ज़रूरी है, वहाँ कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर जो बीपी को मेंटेन रखते हैं या बढ़ा देते हैं। इसी तरह और कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है ब्लड का। लेट फॉर सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, अगेन बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज़्म जनरेट होगा कि वो ब्लड को जो है वॉल्यूम को स्टोर कर सके और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करा सके। तो हमने अभी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन तो पढ़ ली। अच्छा, अब एबनॉर्मल जब हम पढ़ने जा रहे हैं, एंटी हाइपरटेंशन का मतलब कि एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, हमें पता चल गया क्या होता है कि एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। जब भी हम एबनॉर्मल पढ़ने जा रहे होंगे तो हमें नॉर्मल मैकेनिज़्म का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर किस तरीके से कंट्रोल होता है, अब यहाँ पर लिखा हुआ ब्लड प्रेशर ऑन 2 फैक्टर्स। अब मैं इसको डिपेंड कि बेहतर है कि मैं इसको जो है हटा के करूँ कि कंट्रोल बाय 2 फैक्टर, नॉट डिपेंड, कंट्रोल बाय 2 फैक्टर्स। पहला क्या है, देखो ब्लड प्रेशर मैंने बताया कि प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, ठीक है, प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। नॉर्मल क्या है मैंने बता दिया, 120 to 130 फॉर सिस्टोली एंड 80 to 90 फॉर डायस्टोली। तो जितना ब्लड का प्रेशर होगा, अगर वो ज़्यादा है तो वो ब्लड प्रेशर
वो हाइपरटेंशन है, लेकिन ब्लड प्रेशर किन चीज़ों से मेंटेन रहता है? तो प्रेशर जो है किन किन तरीके से ज़्यादा हो सकता है? या तो मैं जितना अमाउंट ब्लड का आर्टरीज के अंदर नॉर्मली आ रहा है, सही है, लेट फॉर सपोज एक पाइप है, उससे मैं नॉर्मली जो है जितना पानी फ्लोट करवा सकती हूँ उतना फ्लोट कर रहा है। अगर मैं नल खोलूँ और नल जो है मीडियम रखूँ तो वो आराम से एक नॉर्मल फ्लो जा रहा है। लेकिन अगर मैं नल को उसको फॉसेट को फुल कर दूँ तो क्या होगा, एकदम तेज़ी से पानी जाएगा। तो एक तो क्या है कि आप उसका वॉल्यूम बढ़ा दो, ठीक है, ब्लड का मैंने अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया, अगर मैंने इसकी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर दिया ब्लड के, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा ब्लड प्रेशर होगा, मतलब ब्लड प्रेशर का कौन सा कंपोनेंट इंक्रीज होगा, सिस्टोलिक कंपोनेंट, सही है। तो जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड प्रेशर का कंपोनेंट या ब्लड प्रेशर हमें मिल रहा है, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाएगा अगर मैं ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर दूँ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर दूँ। दूसरा क्या है, दूसरा क्या तरीका होगा, अगेन हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पाइप है हमारे पास, फॉसेट से कनेक्टेड है, नल से कनेक्टेड है। पहले मैंने उसके वॉल्यूम को, पानी के वॉल्यूम को ज़्यादा कर दिया था, नल फुल कर दिया था। अब क्या है, जो पाइप है, नल तो अभी भी नॉर्मल है, फुल है, अब देखिए जो पाइप है मैंने उसको नैरो कर दूँ। अगर आपका जो कोई भी एक एग्जांपल है कि अगर वो जो पाइप का जो ल्यूमेन है, अगर हम उसको प्रेस कर दें तो क्या होगा, एकदम तेज़ी से पानी निकलेगा, प्रेशर से पानी निकलेगा। तो सेम यहाँ पर भी बात आती है, अगर मैं आर्टरीज को, जो जिन आर्टरीज के अगेंस्ट प्रेशर लग रहा है, अगर मैं उसको नैरो कर दूँ, ठीक है, वहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर दूँ या रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ, जितनी है उससे ज़्यादा कर दूँ, तो अगेन क्या होगा, अगर फ्लो नॉर्मल है तो भी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सही है। जस्ट लाइक पाइप का हमने ल्यूमेन दबाया तो प्रेशर एकदम इंक्रीज हो गया। आर्टरीज को आप क्या कर दोगे, रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, वहाँ की टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, अगेन क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट इंक्रीज होगा अब ज़्यादा, डायस्टोलिक कंपोनेंट, सही है। तो सिस्टोलिक मेजरली डिपेंड्स ऑन कार्डियक आउटपुट एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजरली डिपेंड्स ऑन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब ना क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर मैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताऊं आपको, तो टोटल का मतलब क्या है कि सारी, तो जितनी पेरिफेरल वेजल्स है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उनकी मिला के जो रेजिस्टेंस बन रही है, मतलब उनका मिला के जो ब्लड को जो रेजिस्टेंस मिल रही है आगे जाने में, या फिर प्रेशर जो लग रहा है, उसको हम कहते हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। तो या तो आप टीपीआर बढ़ा दो या कार्डियक आउटपुट बढ़ा दो, क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि इन दोनों के बढ़ने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉर्मली इन दोनों को कंट्रोल किए हुए हैं। कुछ बॉडी में मैकेनिज्म तो होगा कि जो कार्डियक आउटपुट को और टीपीआर को, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को मेंटेन रखे। अब ऐसी कंडीशंस आती हैं, लेट फॉर सपोज कि फेयर ऑफ लाइट की कंडीशन आ गई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया हमारा, अब क्या हुआ, हमारा बीपी बढ़ गया, शूट हो गया, शूट तो नहीं कहूँगी मैं, बढ़ गया, तो यकीनन इन दोनों में चेंज हुआ होगा, तभी बीपी मेरा बढ़ा है। तो एक तो फैक्टर आ गया सिंपैथेटिक ड्राइव, ठीक है, एक तो फैक्टर आ गया कि सिंपैथेटिक ड्राइव जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, वो कार्डियक आउटपुट को या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करता है, और इन्फ्लुएंस करने से क्या होता है, जब वो बढ़ेंगे तो बीपी भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा, सही। एक तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास आ गया किडनी का रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब जैसे मैंने एक मिसाल दी थी, शायद आप लोगों ने अगर गौर से सुना हो तो, मैंने एक मिसाल दी थी जिसमें मैंने कहा था कि एक तो ये कि फाइट ऑफ फ्लाइट की जो है रिस्पॉन्स आया बॉडी को सिचुएशन मिली और बीपी इंक्रीज हो गया, दैट इज़ बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा जो है मैंने क्या मिसाल दी थी कि बंदा है, उसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा उसका जो ब्लड है वो लॉस हो गया उस एक्सीडेंट की वजह से,
अब क्या होगा, अब एक सिस्टम आपका जो है काम करेगा जो उस ब्लड को बचाने की कोशिश करेगा कि जितना बॉडी का ब्लड उसके अंदर मौजूद है वो बच जाए, और जितना वो सोडियम को रिटेन कर सकता है, क्योंकि सोडियम ऐसा कंपोनेंट है जो आपके ब्लड को गैदर करके रख रहा होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो वो क्या चाहेगा कि वो कंपोनेंट आपका सोडियम रिटेन हो, आपका वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन हो, ताकि आपका ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाए और थोड़ी सी वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन भी हो, ताकि आपका एक नॉर्मल बीपी मेंटेन रहे और ब्रेन को या वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई मेंटेन रहे। दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। सही है क्लास। अब क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। तो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हमारे क्या होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो ये दो बेसिकली दो मैकेनिज्म होते हैं। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन क्या करता है, ये आगे जाके हमारे कार्डियक आउटपुट को और टीपीआर को इंक्रीज कराएगा। कैसे कराएगा हम आगे पढ़ते हैं। और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का भी हमारे पास यही काम है। तो ये बेसिकली दो मैकेनिज्म्स होते हैं जो कार्डियक आउटपुट को, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को मेंटेन करके रखते हैं। और अगर इन दोनों मैकेनिज्म में से किसी कोई भी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है फॉर व्हाट एवर द रीज़न, क्या होगा, हमारे पास पेशेंट को हाइपरटेंशन मिलेगी, मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन हमारे सामने आएगी। ठीक है क्लास। अब ये तो समझ में आ गया हमारे पास मैकेनिज्म कौन से होते हैं, फैक्टर्स कौन से होते हैं जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। अब हाइपरटेंशन हमारे पास दो किस्म के होते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। नंबर 1 दैट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड नंबर 2 सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, एसेंशियल हाइपरटेंशन भी हम उसको कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसमें कोई कॉज नहीं होता, इट इज इडियोपैथिक। ठीक है, तो कोई कॉज नहीं है, आपको कोई अंडरलाइन कोई डिसीज की वजह से हाइपरटेंशन नहीं हो रहा। हाँ, हाइपरटेंशन की वजह से कोई डिसीज हो सकती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया। तो देयर आर मल्टीपल डिसीजेज और डिसेबिलिटीज दैट कैन कॉज बाय हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर है, लेकिन हाइपरटेंशन क्या है, अगर उससे पहले जो है, मतलब हाइपरटेंशन जो है किसी वजह से नहीं हो रहा, आपको कोई ख़ास डिसीज़ नहीं है उसके लिए, उसके अंडरलाइन, तो डेट इज़ नोन एज इडियोपैथिक और एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का क्या है कि अंडरलाइन कोई कॉज ज़रूर होगा, लाइक वो सपोज कोई ट्यूमर हो गया है। अब जैसे एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है, एक ट्यूमर है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर होता है, और वो ट्यूमर क्या करता है, वो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की रिलीज को इंक्रीज करा देता है। जब ये दो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, तो क्या होगा, बीपी शूट हो जाएगा या रेज हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब तक आप उस कॉज को ट्रीट नहीं करते, आप कितनी भी थेरेपीज दे दो, सारी क्या है, तकरीबन वेस्ट है आपको मैनेजमेंट की खास नहीं हो पाएगी। जबकि प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, एज के साथ साथ होने वाला हाइपरटेंशन, किसी को ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो इस तरह की चीज़ों की वजह से अगर हाइपरटेंशन है तो दैट इज़ नोन एज प्राइमरी हाइपरटेंशन। या अगर किसी को जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, पता नहीं है क्यों हो रहा है, तो दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन।